नमस्कार दोस्तों, नया महीना शुरुआत हो चुका है। डेट आज की 1 दिसंबर है। नई एनर्जी के साथ नई महीने के पहले दिन की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और अब तो देखो प्री को भी सिर्फ 6 महीने के आसपास रह गए हैं, उससे भी कम। तो जबरदस्त मेहनत करने का टाइम आ गया है। पहले थोड़ा बहुत 6 घंटे दे रहे थे तो 8 घंटे, 8 दे रहे थे तो 10 घंटे, मतलब अपने पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको इंक्रीज करने का समय अब आ चुका है। नया साल आने के बाद तो बहुत अर्जेंसी फील होने लगती है, डर फील होने लगता है। इससे अच्छा कि पहले से आप अपनी कमर कस लो। आज कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल। ड्राफ्ट अभी प्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, लेकिन काफ़ी हल्ला मच गया इस बिल को लेके। डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाला आईआर का आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में, इंटरव्यू के फॉर्म में है। इंडिया चाइना का मुकाबला कैसे करेगा, क्या वर्ल्ड ऑर्डर अभी बायपोलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। मतलब एक एस्पेक्ट नहीं है, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल जस्टिस से संबंधित, एथिक्स में बढ़िया यूज हो सकते हैं उस आर्टिकल के पॉइंट्स। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक सिनेरियो मैं आपसे पूछता हूं एथिक्स का। आप देखो अर्बन प्लानिंग ऑफिसर हो, आपको ना कोई रियल एस्टेट डेवलपर एक ऑफर देता है कि ये अपार्टमेंट जिसका मार्केट प्राइस मान लीजिए 1.5 CR है, लेकिन वो आपको 1 CR में देने का प्रपोजल रखता है कि ये अपार्टमेंट मैं आपको 1 करोड़ में दे दूंगा, मार्केट रेट इसका 1.5 CR है। लेकिन देखो उसी समय आपको पता लगता है कि इस बिल्डर को ना पर्टिकुलर जोन में जहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डेवलपमेंट को लेके, उस जोन में अपने एक प्लॉट पर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है वो रियल एस्टेट डेवलपर। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 से संबंधित है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैं आपको ना इशू का बैकग्राउंड बताता हूं। आप कहानी सुनिए। 1995 से पहले ना नया नया टीवी आया था, और आपको याद हो तो लोकल लेवल पे जो केबल ऑपरेटर था उसका कनेक्शन हम लेते थे घर में टीवी चलाने के लिए। लेकिन देखो ये जो केबल ऑपरेटर हुआ करते थे ये बहुत तेजी से फैल रहे थे हर छोटे छोटे सिटी में, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं था। कई बार तो ऐसा होता एडल्ट चैनल्स जैसे फैशन टीवी या फिर प्लेबॉय ये लगा दिए जाते केबल ऑपरेटर के द्वारा किसी लोकल शहर में। इसके बाद लोग हाहाकार मचाते कि क्या आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, ऐसे चैनल क्यों लगाते हो। कई बार ऐसी भी शिकायतें आई कि कई केबल ऑपरेटर्स ने पाकिस्तान के चैनल लगा दिए। तो सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि यार ये केबल नेटवर्क वालों को रेगुलेट करना जरूरी है। तो 1995 में सरकार केबल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आई थी, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995। केबल वाले क्या करते थे, कोई मूवी रिलीज हुई 10 दिन के अंदर अंदर वो मूवी दिखा देते थे लोकल सिटी में, दिखाने के लिए कि देखो हमने आपको मूवी दिखाई, आप महीने के अब ज्यादा रुपए दीजिए। लेकिन ये एक्ट आने के बाद में ना क्या दिखाया जा सकता है क्या नहीं दिखाया जा सकता है उसको लेके काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई सरकार के द्वारा केबल ऑपरेटर्स के ऊपर। लेकिन देखो जब ये एक्ट आया था ना केबल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने के लिए, तब तो ओटीटी तो नहीं था, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और ना ही डीटीएच था। डीटीएच जैसे टाटा स्काई है, ये सब उस समय थोड़ी ना हुआ करते थे, ये बाद में आए। इसके अलावा देखो आज हाथवे से, एयरटेल एक्सट्रीम से, रिलायंस फाइबर से हम डायरेक्टली टीवी देख लेते हैं, केबल की जरूरत ही नहीं है किसी प्रकार से। मतलब इंटरनेट की सहायता से डायरेक्टली हम बढ़िया क्वालिटी में टीवी देख लेते हैं। तो सिचुएशन आज के हिसाब से ना काफी चेंज हो गई है, लेकिन ये एक्ट 1995 का पुराना ही है। तो सरकार को फिर से एक आवश्यकता महसूस हुई कि प्रेजेंट ईरा में ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाना जरूरी है। तो सरकार ने ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ड्राफ्ट रखा है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 10 नवंबर को ड्राफ्ट रखा है, और जनता से कमेंट मांगे हैं कि आप इस पर टिप्पणी कीजिए। आपकी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए हम आवश्यक बदलाव करेंगे और बिल पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। इसके बाद
आर्टिकल में तो देखो सीधा बिल का क्रिटिसिज्म बताया गया है, लेकिन सीधा क्रिटिसिज्म का आप क्या करोगे जब आपको बिल के प्रोविजन ही नहीं पता होंगे ढंग से। तो ना बेसिक्स हम पहले कवर करते हैं पीआरएस की वेबसाइट से। बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं क्या। सबसे पहला है कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अभी देखो जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए थोड़ी बहुत अलग से गाइडलाइंस हैं। इंटरनेट से जो टीवी चलता है उसको रेगुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत रूल्स हैं। लेकिन ये जो बिल है ना, हर प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक कानून बनाता है। मतलब अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट है, कहने का मतलब है अगर ये बिल कानून बन गया ना तो सभी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग, चाहे डीटीएच हो, केबल हो, चाहे इंटरनेट से चलने वाला टीवी हो, ओटीटी हो, सभी एक ही कानून के अंतर्गत रेगुलेट होंगे। सबके लिए अलग अलग रूल्स या कानून नहीं होंगे। तो कंसोलिडेशन करता है ये बिल। दूसरे नंबर पे कंटेम्पररी डेफिनेशन एंड फ्यूचर रेडी प्रोविजंस। देखो डिजिटलाइजेशन का ईरा है, ओटीटी की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है। डिज्नी हॉटस्टार जैसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, रिलायंस जियो जैसे भी, वो इवन मैच भी दिखाते हैं। वो अलग अलग डोमेन में एंटर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है इस बिल में ना ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स की जो डेफिनेशन है ना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, कंटेम्प्रेरी समय के हिसाब से है, और जो बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रही है ना ब्रॉडकास्टिंग के डोमेन में, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है बिल में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन्स द सेल्फ रेगुलेशन रेजिम। बिल में कहा गया है जो ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है ना, पहले तो खुद को सेल्फ रेगुलेट करें। इसके लिए कंटेंट इवेल्युएशन कमेटीज को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज खुद के कंटेंट को अच्छे से खुद से रेगुलेट करें। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को ओवरसाइट करने के लिए एक नई काउंसिल बनाई जाएगी, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। पहले केबल नेटवर्क वाला जो कानून था ना 1995 में, उस कानून में इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का प्रोविजन था। लेकिन अब चूंकि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, ओटीटी, डीटीएच बहुत कुछ आ गया है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के बजाय ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल ओवरसाइट करेगी इस पूरी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को। चौथे नंबर पे डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। अब देखो आपको पता है ओटीटी में रिलेटिवली वायलेंस ज़्यादा दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सीन्स ओटीटी में अलाउड होते हैं लेकिन टीवी पे अलाउड नहीं होते। तो चौथा पॉइंट ये है कि जैसा प्लेटफॉर्म है उसी हिसाब से प्रोग्राम कोड होगा, उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कोड होगा। इवन उसके भी अंदर जाके जैसे देखो न्यूज़ वाला सेक्टर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि एकदम से मान लीजिए राइट्स हुए हैं और राइट्स की सिचुएशन में गलत न्यूज़ पब्लिश कर दी गई तो राइट्स और भड़क सकते हैं। जैसे 2015 में पठानकोट में अटैक हुआ था तो आरोप लगा था न्यूज़ चैनल्स लाइव कवरेज दिखा रहे थे। सेम आरोप 2008 में भी लगा कि आतंकवादी जो हैं टीवी पे देख के अपनी रणनीति तय कर रहे थे कि कहाँ पहुंची हैं फोर्सेस। तो न्यूज़ वाला सेक्टर ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम कोड, एंटरटेनमेंट के लिए अलग से प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जैसे देखो अभी ओटीटी पे ना नीचे सबटाइटल्स आते हैं, तो इस प्रकार के सबटाइटल्स टीवी पर मूवी देखो तब भी आए। कहने का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस दी जाएंगी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स को ताकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन करें, उनके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करें, अच्छा बनाएं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी पेनल्टीज एंड फाइन्स। जो वायलेट करेगा रूल्स को उनके खिलाफ पेनल्टीज और फाइन का प्रोविजन है जो हर कानून में होता है। अगर ये प्रोविजन नहीं होगा तो फिर कोई कानून को फॉलो ही क्यों करेगा। तो डर मेंटेन करने के लिए, इन्फोर्समेंट करवाने के लिए फाइन का प्रोविजन तो हर कानून में होता ही है। नेक्स्ट है इक्विटेबल पेनल्टी। अब देखो कई ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा फाइन लिया जाएगा गलती करने पे, और कई छोटे छोटे ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिनका रेवेन्यू बहुत कम है तो उनसे रिलेटिवली कम फाइन लिया जाएगा, कम पेनल्टी ली जाएगी। तो जिसका जितना रेवेन्यू, जिसमें जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर उतना ही बड़ा फाइन या बड़ी पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, प्लेटफॉर्म सर्विसेज एंड राइट ऑफ वे। अब जैसे देखो
अलग अलग चैनल्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म हैं। किसी एक चैनल ने मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया, केबल वगैरह बिछा दी, टावर वगैरह लगा दिए, तो फिर ना वो चैनल दूसरे चैनल के साथ में ना इंफ्रा शेयर कर सकता है, बजाय इसके कि दूसरा चैनल भी फिर से केबल बिछाए, फिर से टावर लगाए। रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो विभिन्न चैनल्स और विभिन्न ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपस में इंफ्रा को शेयर कर सकते हैं, इसका प्रोविजन भी बिल में किया गया है। और इसको लेके, इंफ्रा शेयर को लेके कल को डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म का भी प्रोविजन किया गया है। डिस्प्यूट होने पे उसको सुलझाया जा सके। तो प्रोविजंस डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको क्रिटिसिज्म बताता हूं, राइटर क्यों क्रिटिसाइज करते हैं इस बिल को। सबसे पहला पॉइंट, राइटर कहते हैं अभी तक तो सरकार देखो टीवी चैनल्स को सेंसर कर रही थी 1995 के एक्ट के अंतर्गत, लेकिन अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग वाला बिल आएगा इसके अंतर्गत तो सरकार सबको सेंसर करेगी, ना सिर्फ टीवी को, ओटीटी को भी। इवन ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, जैसे कोई पत्रकार है अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है और उस पर वो न्यूज़ देता है, तो ऐसे ऐसी इंडिविजुअल पत्रकारों के जो चैनल्स हैं उनको भी सरकार रेगुलेट कर सकती है ब्रॉडकास्टिंग बिल में। मतलब सेंसरशिप की और पावर सरकार अपने हाथों में ले रही है इस बिल के माध्यम से। दूसरा, सरकार कहती है इस पूरे सेक्टर को, यानी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की देखरेख के लिए, ओवरसाइट के लिए ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल होगी। बट देखो, इस ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल में सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। तो इस काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो तो सरकार की तरफ बायस्ड होंगे ना। और बिल में कहा गया है कि पहली प्रायोरिटी यही होगी कि ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री चैनल से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। बट देखो, आज तक ना हमारे देश में सेल्फ रेगुलेशन सफल नहीं हो पाया है और कभी मानते ही नहीं ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स की हमसे गलती हुई है। उनका तो मानना होता है कि जो कुछ हमने किया है वो ठीक किया है, तो सेल्फ रेगुलेशन उतना सफल नहीं हो पाया है। एक प्रोविजन हम ये भी है, जैसे देखो नया जो ये ब्रॉडकास्टिंग बिल आया है ना, इसमें बोला गया है हर एक को जो भी कंटेंट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे अपना चैनल बना के कंटेंट दे रहे हैं, तो उनको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पहले आसान था, कोई भी न्यूज़ दे सकता था यूट्यूब पे, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद, एक्ट बनने के बाद, बहुत सारी वॉइसेस तो चुप हो जाएंगी क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। अगर रजिस्टर करवा लेंगे तो और बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग रूल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तो शायद वो ना कर पाए उन रूल्स को फॉलो। ये देखो कुछ बड़े क्रिटिसिज्म हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्रिटिसिज्म्स और भी हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स को बोला गया है कि आप सब्सक्राइबर्स का डेटा मेंटेन कीजिए, तो इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, प्रोपेगेंडा के लिए उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की फ्रीडम को कर्ब करने की कोशिश की गई है इनडायरेक्ट दरवाजे से। इसके अलावा अब देखो जैसे अदानी हैं, अंबानी हैं, इनका ना शेयर होता है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, प्लेटफॉर्म्स में। मतलब एक ही कॉरपोरेट ग्रुप का कई सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में शेयर होता है। तो एक ही कॉरपोरेट ग्रुप या फिर 2-3 कॉरपोरेट ग्रुप डोमिनेट अगर करेंगे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर, तो फिर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं आ पाएगी। वो कॉरपोरेट ग्रुप जो भी चाहता है अलग अलग मीडिया चैनल्स पर जिनमें उनके शेयर हैं वही दिखाया जाएगा जो कॉरपोरेट ग्रुप चाहता है। इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। बिल में एक प्रोविजन है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म का इंस्पेक्शन कर सकती है, मतलब जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे एकदम से जा सकती है, ब्रॉडकास्टिंग रुकवा सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक प्रोविजंस हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, प्रोविजंस भी डिस्कस किए, क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया, कहाँ गैप्स है वो भी डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब इलेक्शन होते हैं ना, कई सीट्स पे आप अक्सर देखते हो 2 मेन कैंडिडेट्स होते हैं जिनके बीच में फाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कांग्रेस का कैंडिडेट, एक बीजेपी का कैंडिडेट। जैसे राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन कई कई सीट्स पे ना
ऐसा नहीं होता कि दो मेन कंटेंडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, 4-5 कैंडिडेट्स होते हैं और सभी इक्वली स्ट्रांग होते हैं। तो जहां पे देखो जिस सीट पे दो मेन कैंडिडेट के बीच में फाइट होती है ना, आपस में मेन फाइट होती है, उसको आप बोल सकते हो बायपोलर कॉन्टेस्ट। और जहां पे 4-5 कैंडिडेट इक्वली स्ट्रांग हैं और उस सीट पे जो लड़ाई है उसको आप बोल सकते हो मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट। मल्टीपोलर लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि दो कैंडिडेट के बीच में 4-5 इक्वली स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। और कई सारी सीट्स ऐसी होती हैं जहां पे एक तरफा फाइट होती है, पता है ये जीत जाएगा, बहुत स्ट्रांग है, तो वो यूनिपोलर कॉन्टेस्ट होता है कि हाँ एक ही मजबूत कैंडिडेट है, वो इलेक्शन जीत जाएगा। यही चीज देखो ग्लोबल पावर में भी एप्लीकेबल होती है। तो राइटर ना, मतलब इंटरव्यू चल रहा है, राइटर्स इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं क्या आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बायपोलर हो गया है, मतलब वर्ल्ड का शहंशाह कौन बनेगा, इसको लेके क्या दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ यूएसए। यूएसए ऑलरेडी सुपर पावर है, चाइना रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए और चाइना के बीच में जो गैप है ना, वो लगातार कम होता जा रहा है, चाइना उस गैप को कम करता जा रहा है। कुछ समय बाद हो सकता है कि दोनों पावर्स बिल्कुल बराबर आ जाएं और ऐसी सिचुएशन में युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो राइटर यही कहते हैं कि आज के समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो एसिमेट्रिक बायपोलैरिटी है। एसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि चाइना थोड़ा सा पीछे है और उस जितना चाइना पीछे है ना यूएस से, उस गैप को चाइना फिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी वजह से एसिमेट्रिक बायपोलैरिटी, कंप्लीट बायपोलैरिटी नहीं है। आप यूं कह सकते हो इलेक्शन लड़ा जा रहा है ना, ए और बी, दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है, बी थोड़ा सा पीछे है ए से। बट देखो इसके साथ साथ जो मिडिल पावर्स है ना, जैसे देखो इंडिया, जापान, ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर इंडिया देखो चाइना के बराबर आ गया आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता आने वाले 20-30 सालों में क्या होगा। जैसे अभी चाइना की इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन कर रही है, हालांकि चाइना ने पहले भी बाउंस बैक किया है, बट देखो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले 20-30 सालों में जो मिडिल पावर्स हैं, जैसे इंडिया जैसी पावर्स, वो कैसे ग्रो करेंगी। अगर मिडिल पावर्स भी अच्छे से ग्रो कर जाती है ना, फिर तो वर्ल्ड मल्टीपोलर भी हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया जैसी मिडिल पावर्स उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाती, फिर तो वर्ल्ड बायपोलर ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यह आता है, स्वर्ण सिंह, ओनली आईएएस ने जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था ना, तो इनको भी बुलाया था, स्वर्ण सिंह को। ये जेएनयू में पढ़ाते हैं और आईआर की ने अच्छी समझ है। तो स्वर्ण सिंह ये कहते हैं, देखो पिछले 40 सालों में ना एक इवेंट जिसने ग्लोबल ऑर्डर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ना, वो है चाइना का राइज। 1990 में चाइना की इकोनॉमी कितनी, सिर्फ $300 बिलियन है, जो कि देखो 2000 में बढ़ के हो गई $1 ट्रिलियन की। और आज के समय में तो चाइना की इकोनॉमी बढ़ के कितनी हो गई है, $19.3 ट्रिलियन की। इतना तेजी से कोई भी देश ग्रो नहीं किया जितना कि देखो चाइना ग्रो किया। और चाइना और भी खतरनाक पता क्यों हो जाता है, अब दूसरे देशों में तो डेमोक्रेसी है, जैसे यूएस में, यूएस से किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ता है ना, फॉर एग्जांपल इराक में हमला किया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया यूएस ने। कम से कम यूएस को ना थोड़ा बहुत अपने देश की जनता के सामने बताना पड़ता है सरकार को कि हमने क्यों युद्ध स्टार्ट किया इराक के अगेंस्ट। बट चाइना में ऑथोरिटेरियन रूल है, सी जिनपिंग से पूछने वाला कोई नहीं है। कोई भी बड़ा डिसीजन सी जिनपिंग लेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाइना के अंदर। इसलिए चाइना और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, ऑथोरिटेरियन रूल है। फिर राइटर कहते हैं, देखो इतिहास गवाह है, जिस देश ने टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हासिल की है ना, वो देश पावर गेम के मामले में काफी आगे निकल जाता है। छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड जैसे, जिन्होंने स्टीम इंजन डेवलप किया, नेवल फ्लीट्स डेवलप किए, इनके हाथों में बहुत ज्यादा पावर्स आ गई। तो आज भी देखो जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलेगा ना, वही पावर गेम में आगे निकलेगा। सुपर पावर देखो वो कंट्री होता है जो मल्टीपल वार्स को, मल्टीपल इवेंट्स को वर्ल्ड में एक साथ संभाल लेता है। अब जैसे यूएसए देखो, एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया।
पैरेलली इवेंट्स चल रही हैं, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक ओशन भी है, चाइना को भी कंटेन करना है। सारी चीजों को यूएस एक ही समय पे संभाल पा रहा है। समझ रहे हो, ये होता है सुपर पावर, जो वर्ल्ड में मल्टीपल इवेंट्स को एक ही समय में संभाल सके अच्छे से। फिर एक पॉइंट आता है कि 21वीं शताब्दी जो है ना, पीपल्स पावर है। आज के समय में कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत जल्दी से इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, और इंटरडिपेंडेंस बहुत बढ़ गया है। मतलब ये कहना कि वर्ल्ड पूरी तरह से बायपोलर होगा, एक तरफ यूएस से दूसरी तरफ चाइना, ऐसा नहीं होने वाला है। यूएस चाइना की भी आपस में बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब युद्ध स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे ये देश, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए यूएस चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना यूएस पे डिपेंडेंट है। चाइना तबाह होगा तो यूएस को नुकसान होगा, यूएस तबाह होगा तो चाइना को भी नुकसान होगा। इवन देखो, हम बात करते हैं ना रशिया चाइना की दोस्ती, देखो 2014 से पहले रशिया चाइना की दोस्ती इतनी स्ट्रांग नहीं थी। रशिया हमेशा चाइना को लेके ना शकी है, चिंतित रहता है। मतलब वो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है रशिया जो अपने पार्टनर पे हमेशा शक करता है। ये तो चलो मजाक की बात है, क्योंकि देखो चाइना से ना रशिया को धोखा मिला है। पहले कोल्ड वार के दौरान ना चाइना ने यूएस के साथ जबरदस्त दोस्ती कर ली थी रशिया को धोखा देके। तो रशिया को ये लगता है कि यार हम चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो जाएं, सारे अंडे रशिया चाइना की टोकरी में नहीं रखना चाहता। इसी वजह से जापान हो गया, दूसरी ईस्ट एशियन पावर्स होगी जैसे साउथ कोरिया, इंडिया, साउथ एशिया में, इनके साथ रशिया अपनी दोस्ती इंक्रीज कर रहा है ताकि पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा कि इंडिया के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉरिडोर है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है। रशिया चाहता है कि हम ट्रेड करने के लिए सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, और सेंट्रल एशिया इसका जीता जागता सबूत है कि किस प्रकार से रशिया चाइना की डोमिनेंस को लेकर चिंतित है। सेंट्रल एशिया में ना परंपरागत रूप से यूएसएसआर जो आज का रशिया है इन्हीं का डोमिनेंस रहा है, लेकिन अब चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है सेंट्रल एशिया में, और रशिया को यह बात पसंद नहीं आ रही है। कहने को ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए दोस्ती इनकी बहुत मजबूत है, लेकिन फॉल्ट लाइंस इनकी दोस्ती में भी हैं। अच्छा, एक पॉइंट यह बोला जाता है अक्सर कि चाइना यूएस की दोस्ती हो गई तो इंडिया कहां जाएगा। पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। तो राइटर कहते हैं देखो, वर्ल्ड रिलेशंस में ना चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। लगता है ऊपर से इंडिया यूएस का अच्छा दोस्त बन गया है, इंडिया यूएस रिलेशंस में भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे अभी पन्नू का ही एपिसोड ले लीजिए, यूएस ने कोर्ट में इंडिक्टमेंट फाइल किया कि इंडिया जो है पन्नू को मरवाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखो इतना ही अच्छा दोस्त होता तो ये रिपोर्ट लीक ना होती। बेशक यूएस का रिस्पॉन्स कनाडा जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट तो लीक हुई ना। किसने करवाई? यही करवाते हैं, यूएस की सरकार ने करवाई है जानबूझ के रिपोर्ट लीक, ताकि वर्ल्ड में इंडिया को एम्बेरस किया जा सके। आप न्यूक्लियर डील देख लीजिए, 2008 में साइन हुई। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया को मिलने थे, इस न्यूक्लियर डील से अभी तक एक भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारा ट्रेड ना $138 बिलियन का है, कम नहीं है। हम इन चीजों को भूल जाते हैं। चाइना देखो इंडिया पे ना प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, और बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ एक जरिया है प्रेशर क्रिएट करने का, और बहुत सारे जरियों से चाइना इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है। जैसे एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया की टेंशन्स रहे और इंडिया यहां पे फंसा रहे, ये एक तरीका है इंडिया पे प्रेशर लगाने का। इसके अलावा मालदीव देख लीजिए, मालदीव में किस प्रकार से अब प्रो चाइना राष्ट्रपति आ गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना ना बहुत सारे हथकंडे अपनाता है इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और बॉर्डर डिस्प्यूट उसमें से एक जरिया है सिर्फ। जैसे देखो पाकिस्तान के थ्रू चाइना इंडिया को डरा के रखना चाहता है ना, मतलब इंडिया में डर पैदा करना चाहता है कि 2 फ्रंट वार ना हो जाए, एक तरफ चाइना से दूसरी तरफ पाकिस्तान से, तो हम कैसे लड़ेंगे। उसी प्रकार से ना इंडिया यूएस की जो दोस्ती है ना, इंडिया यूएस की जो दोस्ती है वो चाइना को डरा के रखती है कि ऐसा ना हो जाए कि हमें भी मल्टी फ्रंट पे वार लड़ना पड़े। एक तरफ इंडिया के साथ लद्दाख पे लड़ाई हो जाए, दूसरी तरफ यूएस के साथ पैसिफिक में लड़ाई हो जाए। तो यूएस के साथ हमारे रिश्ते चाइना को काउंटर करने के लिए सही है, लेकिन हाँ वो बात सच है कि हम ओवर डिपेंडेंट यूएसए पे नहीं हो सकते। अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आता।
इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप है ना, उसको हम जितना जल्दी फिल करेंगे उतना ही हम चाइना का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। आज के समय में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। आने वाले 10 सालों में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखो, इस इकोनॉमी का जो साइज बड़ा है ना, इसका फायदा तभी होगा जब हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाएंगे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हमारे देश में आएंगी, तब जाके हम चाइना का मुकाबला कर सकेंगे बढ़िया से। और चाइना देखो, देश के अंदर मौजूद फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया को तोड़ने के लिए। तो हमको ना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी भी ऐसी चीज के नाम पे नहीं बटना है, आपस में नहीं लड़ना है। अगर कोई देश देखो आपस में बटा हुआ है तो ना वो क्या दूसरों से लड़ेगा फिर। कम से कम देश को हमेशा एकजुट रहना है और इन इश्यूज पे नहीं लड़ना है, ऐसा राइटर बोलते हैं। लास्ट में एक पॉइंट और भी आता है, बात आती है इजराइल हमास वार की। राइटर कहते हैं देखो, पिछले 100 सालों में ऑलमोस्ट जितने भी वार हुए हैं ना, वो फैटीग में खत्म हुए हैं। फैटीग मतलब कोई निश्चित आउटकम नहीं निकली, वार चलता रहा, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। जैसे देखो अफगानिस्तान में जो वार था, यूएस का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अभी यूक्रेन रशिया वार में भी ऐसा ही चल रहा है। वार लंबा खिंच गया, कोई आउटकम नहीं आई, थोड़ा थोड़ा वार चल रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मतलब आप इजराइल हमास का वार देख लीजिए, अपने आप शुरू में इंटरेस्ट होता है युद्ध में, बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, युद्ध की जो एक्टिविटीज हैं वो भी खत्म सी होने लगती हैं, कोई निश्चित आउटकम नहीं आ पाती। और वार ना एक प्रकार से ना कई बार ना इंडस्ट्री मिलिट्री कोलिशन के द्वारा चलाए जाते हैं। अब जैसे वेपन्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो इतना पैसा खर्च करके वेपन्स बनाती हैं, वो तो चाहती है ना कि हमें प्रॉफिट हो। तो युद्ध जब होता है ना, तो वेपन इंडस्ट्री को फायदा होता है और ये चाहते हैं युद्ध हो। तो बहुत बार तो ना चाहते हुए भी युद्ध हो जाता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना वेपन्स वाली, क्योंकि ये चाहते हैं युद्ध हो, इनकी जेबें भरी जाएं युद्ध की वजह से, इस वजह से भी युद्ध हो जाता है कई बार, ऐसा भी राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित। इसके बाद देखो एक आर्टिकल जो वैसे कल का है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें से हम ड्रा कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, सेक्सुअल एजुकेशन, द नीड ऑफ आवर टाइम्स। इस आर्टिकल में कहा जाता है देखो, आज के समय में भी ना स्कूल्स में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कास्ट के आधार पे। अगर स्कूल में दो स्टूडेंट के बीच में, एक लड़का एक लड़की, इंटरकास्ट रिलेशनशिप है, लड़की जो है वो हायर कास्ट की है, तो काफी बार मारपीट हो जाती है लड़के के साथ इस केस में। वैसे हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले, बट देखो हमारे समाज में ना इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, इतने सारे डिविजन्स हैं, कई बार चाह के भी इक्वल राइट्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब सरकार चाहती है, लेकिन जब तक समाज ही नहीं सुधरेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे अब समाज में, स्कूल में धर्म के नाम पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी अलग धर्म का है, बाकी सारे स्टूडेंट्स अलग धर्म के हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अरे और तो और, आप राजेंद्र नगर में या फिर कुछ अन्य जगहों पर देख लीजिए, धर्म के कारण कई बार रूम रेंट पे नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ये चीज देखो डेमोक्रेसी के आइडिया के अगेंस्ट है। तो राइटर सजेस्ट करते हैं टीचर्स को ना बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप क्रिटिकली सोचिए। क्रिटिकली मतलब आपकी जो सोच है ना, उसको आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ, यानी फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पे एनालाइज कीजिए। पर्सनल इमोशंस को साइड में रखिए। अगर देखो बच्चे स्कूल में ही क्रिटिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर वो अपने बायस, जो भी उनके बायस है ना किसी धर्म के प्रति, किसी कास्ट के प्रति, वो अपने बायसेस को खत्म कर सकते हैं अगर बच्चे क्रिटिकली सोच पाते हैं तब, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को यह भी सिखाया जाए कि देखो आवश्यकता पड़ने पर हेल्प मांगना गलत नहीं है। कई बार ना एडोलसेंट चिल्ड्रन जो होते हैं ना, 18 से कम की एज वाले टीनेजर्स जो होते हैं, वो बहुत सारे मेंटल इश्यूज को फेस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इन इश्यूज पे हेल्प मांगना बहुत गलत है, स्टिग्मा है। तो स्कूल में टीचर्स के द्वारा बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हेल्प मांगना इज नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग वल्नरेबिलिटी। अब देखो स्कूल में बच्चों को अगर टीचर ये सिखा देता है ना, वल्नरेबिलिटी मतलब सिर्फ फिजिकल वीकनेस नहीं होती,
कि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और कुछ स्ट्रोंग होते हैं। वल्नरेबिलिटी सिर्फ इनसे संबंधित नहीं है। स्कूल में ही कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जिनको उनके पेरेंट्स कुछ एक्स्ट्रा काम दे देते हैं घर का। वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। उनको इक्वल मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उनके इश्यूज हैं। अगर ये चीज़ टीचर रियलाइज करवा देना स्कूल को कि कैसे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ बच्चों को अपनी शॉप पे बैठना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, तो बच्चों में फिर सोशल जस्टिस का सेंस आता है कि हाँ, समाज में सभी वर्गों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है और कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रही है अपॉर्चुनिटी। वो ये चीज़ समझने लगते हैं। फिर राइटर कहते हैं टीचर की इंपॉर्टेंस तो देखो बहुत ज़्यादा है। टीचर अगर चाहे तो बच्चों को बहुत बढ़िया ढंग से सोशल जस्टिस के कंसेप्ट के बारे में बता सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो टीचर एब्सेंट रहेगा, टीचिंग को सिर्फ एक सैलरी पाने का जरिया मानेगा, जो किताबों में है सिर्फ वही पढ़ाएगा। टीचर के हाथ में बहुत चीज़ें होती हैं कि वो कैसे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकता है। तो डेमोक्रेटिक नेशन में ना टीचर अपना रोल समझे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीचर अपनी जॉब के प्रति पैशनेट हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना हो। फिर बारी आती है सेक्सुअल एजुकेशन एज सोशल जस्टिस की। जब हम देखो सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी, जो आमतौर पे धारणा होती है कि हाँ सेक्स की एजुकेशन। देखो कंसेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल एजुकेशन का। ये बार बार कोर्ट्स में विभिन्न जजेस के द्वारा बोला गया है। लड़के को या लड़की को अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कब आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो ये चीजें अगर स्कूल में सिखाई जाएंगी तो बहुत सारे जो केसेस सामने आते हैं रेप के या सेक्सुअल अब्यूज के, वो केसेस नहीं सामने आएंगे। कुछ देखो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटजी। ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अगर ये स्कूल करिकुलम का पार्ट बन जाते हैं ना, तो बच्चे शुरू से ही हेल्दियर रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। और इसके बाद पॉइंट है लीगल एस्पेक्ट्स एंड करिकुलम। कोर्ट्स डिस्कस कर रही हैं हमारे देश में 18 से, जैसे अब किसी लड़के लड़के की एज 17 साल है, दोनों में कंसेंट के साथ रिलेशनशिप है, बाद में लड़की के पेरेंट्स ने FIR दर्ज करवा दी, ऐसे केसेस सामने आते हैं ना, तो लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट लग गया। तो कोर्ट्स तो जहां देखो ये सब चीजें डिस्कस कर रही हैं कि क्या कंसेंट की एज 18 से घटा के 16 की जाए। बट देखो जब तक टीचर्स को आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं दोगे, सेक्सुअल एजुकेशन आप स्कूल्स में नहीं दोगे, तो फिर इस डिस्कशन का क्या फायदा कोर्ट्स में। तो कोर्ट्स जो भी डिसीजन लें कि कंसेंट की एज 18 होनी चाहिए या 16 होनी चाहिए, बट पैरेलल में टीचर्स को आप ट्रेन करो, टीचर्स सेक्स एजुकेशन दे बच्चों को, और उसके साथ साथ ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है, शिक्षा का मकसद की किताबें रटवाना। शिक्षा का मकसद है कि बच्चे प्रैक्टिकल जीवन जी सकें, उसे सही गलत का पता हो। अगर यही चीज एजुकेशन नहीं इंश्योर कर पा रही है तो फिर उस एजुकेशन का क्या फायदा। तमिलनाडु में एक कमेटी गठित की गई है स्कूल्स और कॉलेजेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे एड्रेस करने के लिए। बाकी स्टेट्स को भी इसी से प्रेरणा लेके अपने अपने राज्यों में स्कूल्स और कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे को, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो मेंस के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो एथिक्स का जो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, सोशल जस्टिस से संबंधित स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा एक जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। वैसे तो ये जो बिल है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की गवर्नेंस को कंसोलिडेट करता है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी है। तो इस पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको 250 वर्ड्स में ही देना है। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दीजिए pwonlyis.com पे जाके। हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही है। कैसा लगा आपको आज का डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।